सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात करेंगे। क्या ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों के जरिए ही हो? इस बात पे आज का अम्बेडकर संदेश फोकस रहेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ किया जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लेकर। कहा जाता है कि सीधे सीधे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों और सांप्रदायिक दंगों में क्या सीधा संबंध हो सकता है? जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं देश के अंदर हो रहे थे, तो उन सांप्रदायिक दंगों के पीछे क्या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है? इस बात का भी आज के अम्बेडकर संदेश में जवाब मिलने वाला है। और खासकर मुस्लिम साथी इस व्यवस्था को यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को बनाए रखने पर जोर देते हैं और भी अपने इस दृष्टिकोण के लिए 3 आधार बताते हैं। आखिर वो कौन से 3 आधार हैं जिसकी वजह से मुसलमान इस व्यवस्था यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं? वो 3 आधार भी आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भाग में खंड 4 से और पेज नंबर 45 से लेकर हम 48 तक बात करेंगे। बादशाह लिखते हैं कि जिन संप्रदायों के हित के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक भरोसे का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। भरोसे का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है और अनिवार्य होता है। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगले कुछ समय तक जिस मुद्दे पर आपत्ति उठाई जा सकती है वह यह है कि क्या यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के जरिए ही हो? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के विरोधियों का आरोप है कि देश के विभिन्न भागों में काफ़ी अरसे से जो सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों पर है। सीधे सीधे तो ये पता नहीं चलता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों और सांप्रदायिक दंगों में क्या सीधा संबंध हो सकता है। इसके विपरीत दलील दी गई है कि मुसलमानों की मांग पूरी करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बनाकर असंतोष और वैमनस्य का एक कारण दूर कर दिया गया है। किंतु ये उतना ही सच है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के कारण सांप्रदायिक दंगे कम नहीं हो सके, बल्कि संभवतः कुछ बड़े ही हैं, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते ही हैं और वे ऐसी स्थिति पैदा करते ही हैं कि दोनों संप्रदायों के नेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना नहीं रहती है। नतीजा यह होता है कि अपने संप्रदाय के लोगों को शांति की राह दिखाने के लिए अपने संप्रदाय के लोगों को शांति की राह दिखाने के लिए बजाय वे भीड़ के क्षणिक आवेश में बह जाते हैं। बस आगे लिखते हैं कि मुसलमान इस व्यवस्था को कायम रखने पर जोर देते रहे और वे अपने इस दृष्टिकोण के लिए 3 आधार बताते हैं। वो 3 आधार कौन से हैं आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष अब प्रस्तुत करते हैं। पहली बात, वे यह कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के हित अन्य संप्रदायों के हित से भिन्न है और इन हितों की रक्षा के लिए उनके पास पृथक निर्वाचक मंडलों की जरूरत है। इस सवाल के अलावा कि क्या अलग हितों की रक्षा के लिए अलग निर्वाचक मंडल आवश्यक है, ये निश्चित करना भी आवश्यक है कि क्या कोई ऐसे हित हैं भी जिनके बारे में कहा जा सके कि वे इस अर्थ में भिन्न हैं और वे किसी अन्य संप्रदाय के हित नहीं है। धर्मनिरपेक्षता धर्म सापेक्षता से भिन्न क्षेत्र है। धर्मनिरपेक्षता में हर मामले का सरोकार सभी से सामान्यता होता है। यथा टैक्स दिया जाए या नहीं, देना है तो कितना और उसकी दर क्या हो। क्या राष्ट्रीय खर्च किसी एक मद की तुलना में दूसरी मद के लिए खास तौर पर निर्धारित किया जाए। क्या शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। क्या सरकारी भूमि सीमित पट्टे पर दी जाए या दखलकारी पट्टे पर। क्या उद्योगों को सरकारी सहायता दी जाए। क्या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा पुलिस तैनात किया जाए। क्या सरकार श्रमिक वर्गों की गरीबी को देखते हुए उनके लिए सामाजिक बीमा का योजना तैयार करे, जिसके अधीन बीमारी, बेरोजगारी और मौत की दशा में सुविधा दी जाए। क्या अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से न्याय व्यवस्था का सर्वाधिक हित साधन हुआ है। क्या और बेहतर नतीजों के लिए चिकित्सा आचार या विधि आचार संहिता में सुधार की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परिषद के सामने विचारार्थ सामान्य रूप से आते हैं। इस प्रश्नावली में क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में कहा जा सके कि ये केवल मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है? ये सही है कि मुस्लिम संप्रदाय शिक्षा और जन सेवा के प्रश्न की प्रति रुचि रखता है,
परंतु इस बारे में ये कहना ही पड़ेगा कि अकेला मुस्लिम संप्रदाय ही ऐसा नहीं है जिसकी इन विषयों के प्रति विशेष रुचि है। गैर ब्राह्मण और दलित वर्ग भी इस मसले में उतने ही गहन रुचि रखते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बम्बई विधान परिषद में प्रस्तुत विश्वविद्यालय सुधार विधेयक पर इन तीनों ने एकजुट होकर प्रयास किया। मुसलमानों के अलग हितों की बात करना कपोल कल्पना है। असल बात यह है कि अलग हित जैसी कोई चीज़ नहीं है। कतिपय मामलों के बारे में विशेष चिंता हो सकती है। चलो हम ये मान भी लें कि अलग हित है, पर सवाल यह है कि क्या सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था के मुकाबले पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था से उन हितों की रक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है? मेरा उत्तर यही है कि किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय के पृथक या विशेष हितों की रक्षा पृथक निर्वाचक मंडलों के मुकाबले सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों या आरक्षित सीटों की व्यवस्था द्वारा बेहतर तरीके से हो सकती है। बहुत बड़ी बात बासा ने यहाँ पर कह दी है मेरे साथियों। किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय के पृथक या विशेष हितों की रक्षा पृथक निर्वाचन मंडलों के मुकाबले सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों या आरक्षित सीटों की व्यवस्था द्वारा बेहतर ढंग से हो सकती है, बेहतर तरीके से हो सकती है। आरक्षित सीटों की या सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की बात यहाँ पर भाषा ने की है। ये स्वीकार करना होगा कि मुख्यतः कुछ अनुत्तरदायी अतिवादियों के कारण ही किसी हित पर आंच आती है। अतः हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को देश की परिषदों में आने ही न दें। यदि दोनों संप्रदायों के ऐसे अनुत्तरदायी व्यक्तियों को देश की परिषदों से परे रखना है तो उसके लिए सर्वोत्तम प्रणाली यही है कि मुसलमान उम्मीदवार हिंदुओं के मतों से निर्वाचित किए जाएं और हिंदू उम्मीदवार मुसलमानों के मतों से। बड़ी बात भाषा ने यहाँ पर कह दी है कि दोनों संप्रदायों के ऐसे अनुत्तरदायी व्यक्तियों को देश की परिषदों से परे रखना है तो उसके लिए सर्वोत्तम प्रणाली मतलब एक सिस्टम बता दिया भाषा ने कि मुसलमान उम्मीदवार हिंदुओं के मतों से निर्वाचित किए जाएं और हिंदू उम्मीदवार मुसलमानों के मतों से। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के मुकाबले वे उस नतीजे को प्राप्त करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जो भी हो, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली की अपेक्षा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से अधिक लाभ मिलता है। पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली से अल्पसंख्यकों को केवल अपना निजी कोटा मिलता है, उसे अधिक कुछ नहीं। सदन के बाकी सदस्यों की उनके प्रति कोई निष्ठा नहीं होती, अतः वे अल्पसंख्यकों की इच्छा पूर्ति की कामना से द्रवित नहीं होते। इस तरह से अल्पसंख्यकों को केवल अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रतिनिधित्व की कोई भी प्रणाली अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक नहीं बना सकती, अतः निश्चित है कि बहुमत उन पर हावी हो जाएगा। दूसरी ओर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था के अधीन अल्पसंख्यक न केवल अपने कोटे के स्थान पा सकेंगे बल्कि उन्हें कुछ और भी लाभ मिल सकेगा, क्योंकि बहुसंख्यकों का हर सदस्य जो आंशिक रूप से अल्पसंख्यकों के वोटों के बल पर जीतेगा, भले ही अल्पसंख्यकों का सदस्य न हो, पर वह अल्पसंख्यकों का हितैषी सदस्य जरूर होगा। इस तरह मेरे विचार में यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा। वह मिश्रित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली को पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली से बढ़िया बनाता है। भाषा बहुत स्पष्ट करते हैं, वह कहते हैं कि वह अल्पसंख्यकों का रक्षा कवच हो सकता है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक ये सोचते हैं कि परिषद कार्डिनलों की निर्वाचित सभा जैसी है जिसे पोप के चुनाव के लिए बुलाया जाता है, वह तो धर्म गुरुओं की सभा है जिसे धार्मिक विवादों के निपटारे के लिए बुलाया जाता है। यदि ऐसा होता तो उनका यह आग्रह आचरण का विवेकपूर्ण मार्ग होता कि भले ही चंद व्यक्ति हों पर वे लौह पुरुष हों, परंतु अब समय आ गया है जब इस समुदाय को ये सोचना चाहिए कि यह सभा किसी धर्म सभा से बहुत भिन्न है। यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है, वह धर्मनिरपेक्ष मामलों को तय करती है। ऐसे मामलों के निर्णय में फैसला सदा बहुसंख्यकों के पक्ष में होता है। यदि ये बात सही है तो क्या ऐसी प्रणाली स्वयं अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होगी, जो उसके सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को भी उनके हितों का समर्थन करने के लिए मजबूर करती है। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लेकर था और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल विशेषकर मुस्लिमों से संबंधित यहाँ पर आज बातचीत हुई आज के अंबेडकर संदेश में। तो बाबा साहब यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के बारे में
जिसमें मुस्लिमों को विशेष प्रावधान किए गए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया मुस्लिमों को। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मुस्लिमों को दिया गया, इस बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब क्या किसी अल्पसंख्यक संप्रदाय के पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को अहमियत देते हैं या इससे बेहतर किसी और व्यवस्था को बताते हैं? मेरे साथियों, आज का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न के जवाब में उत्तर बाबा साहब ने भी दिया है, वही उत्तर आपको आज के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जगह पर बाबा साहब ने किस तरह का निर्वाचन क्षेत्र की बात की है मुस्लिमों के लिए, जो ज़्यादा फायदेमंद होगा, मुस्लिमों का रक्षा कवच साबित होगा। आखिर वो कौन सी व्यवस्था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जगह बाबा साहब लागू करना चाहते थे, और बाबा साहब की ये दृष्टिकोण था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पर वो कौन सी व्यवस्था है जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है मुस्लिमों के लिए। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब जरूर लिखिएगा मेरे साथियों कमेंट सेक्शन में, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकेंगे, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।